प्रिंसिपिया बाय आइजैक न्यूटन। मैं आइजैक न्यूटन हूं। मैंने यह ग्रंथ इसलिए नहीं लिखा कि प्रकृति को सुंदर शब्दों में बताया जा सके, बल्कि इसलिए लिखा कि उसे उसी रूप में रखा जा सके जिस रूप में वह कार्य करती है। इस पुस्तक का नाम फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत। इस नाम में ही इसका उद्देश्य स्पष्ट है, प्रकृति को समझना गणित के माध्यम से। मेरे समय में गति को लेकर बहुत कुछ कहा जा चुका था। वस्तुएं चलती थीं, रुकती थीं और ग्रह आकाश में घूमते थे, लेकिन इन घटनाओं के पीछे कोई एकीकृत नियम नहीं था। पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के लिए अलग व्याख्याएं थी और आकाशीय घटनाओं के लिए अलग। मैं इस विभाजन को स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि यदि प्रकृति एक है तो उसके नियम भी एक ही होने चाहिए। यही विचार इस ग्रंथ की नींव है। सबसे पहले मुझे यह स्पष्ट करना पड़ा कि गति स्वयं में कोई समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या गति में होने वाला परिवर्तन है। यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी प्रभाव कार्य नहीं कर रहा, तो वह अपनी अवस्था बनाए रखती है, चाहे वह स्थिर हो या समान वेग से चल रही हो। यह विचार मेरे समय में स्वाभाविक नहीं माना जाता था, लेकिन गणित इसी निष्कर्ष की ओर संकेत करता है। जब किसी वस्तु की गति बदलती है, तो उसका कारण किसी बाहरी प्रभाव में होता है। मैंने इस प्रभाव को बल कहा। बल को परिभाषित किए बिना गति को समझना संभव नहीं था। बल केवल अनुभव की वस्तु नहीं है। उसका परिमाण होता है, उसकी दिशा होती है और उसका प्रभाव गणना में व्यक्त किया जा सकता है। अब प्रश्न यह नहीं रहा कि कोई वस्तु क्यों चलती है, बल्कि यह हो गया कि उसकी गति किस कारण से बदलती है। यही से गति और बल के बीच सटीक संबंध स्थापित होता है। जब मैंने इस संबंध को पृथ्वी पर लागू किया, तो वह सफल रहा। जब मैंने वही नियम आकाशीय पिंडों पर लागू किए, तो वे भी असफल नहीं हुए। यही मुझे यह स्पष्ट हुआ कि ग्रहों की गति और पृथ्वी पर गिरती वस्तुओं की गति अलग प्रकृति की नहीं है। जिस कारण से वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, वही कारण चंद्रमा और ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है। यह कारण दूरी पर भी कार्य करता है और हर द्रव्यमान पर लागू होता है। इसी कारण को मैंने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया। इस पहले भाग में मैंने कोई नियम घोषित नहीं किए हैं। मैंने केवल यह स्पष्ट किया है कि किन समस्याओं ने इस ग्रंथ को जन्म दिया। अगले भाग में मैं इन्हीं विचारों को स्पष्ट नियमों में बदलूंगा। गति के 3 नियम। यहीं से प्राकृतिक दर्शन एक सटीक विज्ञान के रूप में स्थापित होता है। प्रिंसिपिया अध्याय 2, गति के नियम। अब मैं उन नियमों की बात करता हूं जिनके बिना गति को समझना संभव नहीं है। ये नियम किसी विचार या अनुमान से नहीं आए हैं। ये ध्यान से देखने, नापने और तर्क करने से निकले हैं। मैंने इन्हें इसलिए लिखा ताकि गति को अंदाजे से नहीं, बल्कि नियमों के आधार पर समझा जा सके। पहला नियम उस स्थिति को बताता है जिसमें किसी वस्तु की हालत नहीं बदलती। यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, तो वह या तो रुकी रहेगी या फिर एक ही रफ्तार से सीधी रेखा में चलती रहेगी। आज यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन मेरे समय में ऐसा नहीं माना जाता था। तब यह सोच थी कि किसी वस्तु को चलते रहने के लिए लगातार कारण चाहिए। अनुभव और गणना ने यह दिखाया कि असल में कारण की जरूरत गति बदलने के लिए होती है, न कि गति बनाए रखने के लिए। दूसरा नियम यह बताता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो उसकी गति कैसे बदलती है। जितना अधिक बल लगाया जाएगा, उतना ही अधिक उसकी गति बदलेगी, और यह बदलाव उसी दिशा में होगा जिस दिशा में बल लगाया गया है। यहां बल और गति के बीच सीधा संबंध सामने आता है। बल अब सिर्फ महसूस की जाने वाली चीज नहीं रहता, बल्कि ऐसा कारण बन जाता है जिसे नापा और गिना जा सकता है। तीसरा नियम यह स्पष्ट करता है कि बल हमेशा दो तरफ से काम करता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है,
तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल उलटी दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा होता है तो वह जमीन को नीचे की ओर दबाता है और जमीन उसे ऊपर की ओर सहारा देती है। इस नियम के बिना किसी भी मशीन या गति वाली व्यवस्था को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। इन तीनों नियमों को एक साथ देखने पर यह साफ हो जाता है कि गति कोई रहस्यमय चीज नहीं है। वह कारण और परिणाम के स्पष्ट नियमों के अनुसार काम करती है। किसी वस्तु की हालत, उसमें होने वाला बदलाव और उस बदलाव का कारण, इन तीनों को अब अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ समझा जा सकता है। इन नियमों का उपयोग सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। यही नियम तब भी काम करते हैं जब किसी फेंकी गई वस्तु की गति देखी जाती है, और तब भी जब ग्रहों और उपग्रहों की गति का अध्ययन किया जाता है। गति के नियम किसी एक जगह के लिए नहीं लिखे गए हैं, वे पूरी प्रकृति पर लागू होते हैं। इस अध्याय में मैंने गति के नियम बताए हैं, लेकिन ये नियम अपने आप में पूरे नहीं है। ये यह बताते हैं कि गति कैसे बदलती है, पर यह नहीं बताते कि वह बल कौन सा है जो वस्तुओं और ग्रहों को एक दूसरे की ओर खींचता है। उस प्रश्न का उत्तर अगले अध्याय में आएगा। प्रिंचिपिया, अध्याय 3, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। अब मैं उस नियम की बात करता हूं जो गति और बल को पूरी प्रकृति में जोड़ता है। यह नियम केवल किसी एक घटना को समझाने के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड में होने वाली गति का आधार है। मैंने इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा क्योंकि यह नियम किसी एक स्थान या वस्तु तक सीमित नहीं है। यह नियम पृथ्वी तक सीमित नहीं है, यह हर वस्तु और हर ग्रह पर लागू होता है। यही नियम बताता है कि क्यों सेब पेड़ से नीचे गिरता है और क्यों चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। यही नियम यह भी समझाता है कि ग्रह अपनी कक्षाओं में क्यों बने रहते हैं और क्यों वे अंतरिक्ष में भटक नहीं जाते। ग्रहों की कक्षाएं केवल संयोग का परिणाम नहीं है, उनके पीछे एक निश्चित कारण कार्य करता है, और वही कारण गुरुत्वाकर्षण है। यही नियम सितारों और ग्रहों के बीच अंतरिक्षीय संबंध को नियंत्रित करता है और पूरे ब्रह्मांड को एक व्यवस्थित रूप देता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु के द्रव्यमान और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है वह अधिक गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करती है। इसी कारण बड़े ग्रह छोटे पिंडों को अधिक प्रभावी रूप से आकर्षित करते हैं। यह बल दोनों वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। यह आकर्षण किसी संपर्क के बिना होता है और यही कारण इसे समझना कठिन बनाता है। फिर भी यह नियम दूरी पर भी कार्य करता है और गणित के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। वस्तुओं के बीच जितनी अधिक दूरी होती है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उतना ही कम होता है, और जितनी दूरी कम होती है उतना ही बल अधिक प्रभावी बन जाता है। यही कारण है कि पास की वस्तुएं एक दूसरे को अधिक प्रभावित करती है। इस नियम की व्याख्या के लिए मैंने गणित का उपयोग किया। केवल शब्दों के माध्यम से इस नियम को स्पष्ट करना संभव नहीं था। गणित ही वह भाषा है जिसके द्वारा प्रकृति अपने नियमों को स्पष्ट करती है। मैंने इस नियम को इस तरह लिखा कि इसे नाप और गणना के द्वारा सिद्ध किया जा सके। इसी कारण यह नियम केवल विचार नहीं रहा, बल्कि प्रमाणित सिद्धांत बन गया, और इसी कारण से यह नियम सभी ग्रहों और उपग्रहों पर समान रूप से लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम यह दिखाता है कि पृथ्वी पर गिरती वस्तुएं और आकाश में घूमते ग्रह अलग नहीं हैं। वे दोनों एक ही नियम के अनुसार व्यवहार करते हैं। यह विचार प्रकृति के नियमों को एक सूत्र में बांध देता है। अब हमें पृथ्वी और आकाश के लिए अलग अलग नियमों की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति एक है और उसके नियम भी एक ही है। इस नियम को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे आसपास होने वाली घटनाएं और दूर स्थित ग्रहों की गति दोनों ही एक ही गणितीय ढांचे के अंतर्गत आती है। यही विज्ञान की वास्तविक शक्ति है। इस अध्याय में
मैंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रस्तुत किया है। अगले अध्याय में हम इसे और गहराई से देखेंगे और समझेंगे कि यह नियम गति को किस प्रकार नियंत्रित करता है। प्रिंसिपिया, अध्याय 4, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव और ग्रहों की गति। अब हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को और विस्तार से समझेंगे। यह नियम केवल पृथ्वी पर गिरती वस्तुओं को समझाने तक सीमित नहीं है। यह आकाशीय पिंडों की गति, ग्रहों की कक्षाओं और उपग्रहों के व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। यही नियम बताता है कि क्यों ग्रह अपने निश्चित मार्ग पर चलते रहते हैं, वे अचानक दिशा क्यों नहीं बदलते और न ही सूर्य की ओर सीधे गिर जाते हैं। जब मैंने ग्रहों की गति का अध्ययन किया तो यह स्पष्ट हुआ कि उनके मार्ग और वेग किसी संयोग का परिणाम नहीं है। वे केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थिर और संतुलित रहते हैं। प्रत्येक ग्रह पर एक निरंतर बल कार्य करता है जो उसे उसकी कक्षा में बनाए रखता है। यह बल ग्रह और सूर्य के बीच एक सटीक गणितीय संबंध बनाता है। जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता है, और जब ग्रह सूर्य के पास आता है तो यही बल अधिक प्रभावी हो जाता है। इसी संतुलन के कारण ग्रह स्थिर कक्षाओं में घूमते हैं और इसी कारण उनकी गति भविष्यवाणी योग्य बनती है। यह नियम यह भी स्पष्ट करता है कि आकाशीय घटनाएं और पृथ्वी की घटनाएं अलग नहीं है। पृथ्वी पर गिरती वस्तु और चंद्रमा की गति दोनों ही एक ही नियम के अधीन है। पृथ्वी के लिए अलग नियम और आकाश के लिए अलग नियम। यह विचार अब आवश्यक नहीं रह जाता। विज्ञान को यहां एक एकीकृत तंत्र प्राप्त होता है। यह नियम यह भी दिखाता है कि बल केवल एक दिशा में कार्य नहीं करता। जब एक वस्तु दूसरी को आकर्षित करती है तो दूसरी वस्तु भी समान बल, विपरीत दिशा में, पहली पर कार्य करती है। इसी कारण ग्रह सूर्य की ओर आकर्षित होता है और सूर्य भी ग्रह पर समान गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। यही संतुलन पूरे सौर मंडल को स्थिर रखता है। इस अध्याय में हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण केवल एक बल नहीं है, यह प्रकृति की संरचना को समझने की एक विधि है। इसके बिना ग्रहों की गति, उपग्रहों का व्यवहार और वस्तुओं की स्थिति को समझना संभव नहीं। अगले अध्याय में हम इसी नियम का उपयोग करके ग्रहों की गति की गणना करेंगे और यह समझेंगे कि भविष्य की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है। प्रिंसिपिया, अध्याय 5, गुरुत्वाकर्षण और गति का व्यावहारिक अनुप्रयोग, आइजैक न्यूटन की आवाज में। अब हम उन नियमों को देखते हैं जो गति और गुरुत्व को व्यवहार में लागू करते हैं। पहले अध्यायों में हमने गति के नियम और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण समझा। अब हमें यह जानना होगा कि ये नियम वास्तविक दुनिया में वस्तुओं और ग्रहों की गति को कैसे नियंत्रित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम का अर्थ केवल यह नहीं है कि वस्तु पृथ्वी की ओर खींची जाती है। इसका मतलब यह भी है कि यह नियम सूर्य और ग्रहों के बीच संबंध को नियंत्रित करता है। प्रत्येक ग्रह पर बल कार्य करता है जो उसे उसकी कक्षा में रखता है। यही बल ग्रह और सूर्य के बीच दूरी और गति के संबंध को गणित के रूप में स्पष्ट करता है। जब हम इन नियमों को ध्यान से देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति अराजक नहीं है। ग्रह बिना कारण नहीं घूमते और न ही वस्तुएं बिना नियम के गिरती है। हर गति के पीछे एक निश्चित कारण होता है और हर कारण को गणित के माध्यम से समझा जा सकता है। हमारे द्वारा देखी जाने वाली घटनाएं, चाहे वह गिरता हुआ पत्थर हो या चंद्रमा की गति, दोनों एक ही नियम के अधीन है। कोई अलग नियम पृथ्वी पर और आकाश में लागू नहीं होता। यह विचार विज्ञान में एक नया दृष्टिकोण लाता है। सभी घटनाओं को एक सामान्य नियम के आधार पर समझा जा सकता है। यही वह बिंदु है जहां प्राकृतिक दर्शन केवल विचार नहीं रहता, बल्कि एक सटीक विज्ञान बन जाता है। अब हम यह नहीं पूछते कि कोई घटना क्यों हो रही है, बल्कि यह पूछते हैं कि वह कैसे घटित होगी, और हम उसका उत्तर गणना के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस नियम के उपयोग से
हम ग्रहों की कक्षाओं की गणना कर सकते हैं। हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई ग्रह कहां होगा, उसका वेग क्या होगा और किस समय वह किसी अन्य ग्रह के निकट होगा। यही तरीका विज्ञान को केवल अवलोकन से आगे बढ़ाता है और उसे गणना और प्रमाण के स्तर पर ले जाता है। जब गणना और अवलोकन एक ही परिणाम देते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नियम सही है। यही कारण है कि ग्रहों की गति अनुमान नहीं रह जाती, बल्कि निश्चित समय और स्थान के साथ व्यक्त की जा सकती है। इससे प्रकृति का व्यवहार भविष्यवाणी योग्य बनता है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया कि बल हमेशा दो तरफा होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को खींचती है, तो दूसरी वस्तु भी उसी बल से उलटी दिशा में पहली वस्तु पर प्रतिक्रिया करती है। यह संतुलन ही प्रकृति को स्थिर बनाए रखता है। यदि ऐसा न होता, तो न ग्रह अपनी कक्षाओं में टिक पाते, न वस्तुएं स्थिर व्यवहार दिखाती। प्रकृति में जो व्यवस्था दिखाई देती है, वह इन्हीं संतुलित नियमों का परिणाम है। अब हमें यह भी समझना चाहिए कि ये नियम केवल बड़े पिंडों तक सीमित नहीं है। छोटी वस्तुएं, बड़े ग्रह और दूर स्थित तारे सब एक ही सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। प्रकृति कहीं भी अलग नियमों का उपयोग नहीं करती। वह सरल है, लेकिन सटीक है। वह हर स्थान पर एक ही तर्क का पालन करती है। जब कोई वस्तु गति में होती है, तो उसकी स्थिति, उसकी दिशा और उसका वेग, तीनों को इन नियमों के माध्यम से समझा जा सकता है। यही कारण है कि गति अब अनुमान का विषय नहीं रह जाती। इन नियमों के कारण हम ये जान सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी दूर जाएगी, कितनी देर में जाएगी और किस दिशा में जाएगी। यही व्यावहारिक ज्ञान विज्ञान को शक्ति देता है। अब प्रकृति केवल देखने की चीज नहीं रहती, वह गणना योग्य बन जाती है, वह समझने योग्य बन जाती है और वह भविष्य में घटने वाली घटनाओं का संकेत देने लगती है। इस प्रकार यह अध्याय हमें दिखाता है कि गति और गुरुत्व के नियम केवल सैद्धांतिक सिद्धांत नहीं है। ये नियम वास्तविक दुनिया में हर वस्तु और ग्रह के व्यवहार को समझने और भविष्यवाणी करने का तरीका देते हैं। अब प्राकृतिक दर्शन कल्पना नहीं है, यह नियमों का विज्ञान है। अगले अध्याय में हम इन्हीं नियमों का उपयोग करके विभिन्न ग्रहों की गति, उनकी कक्षाओं की सटीक संरचना और उनके परस्पर प्रभावों का अध्ययन करेंगे। प्रिंसिपिया, अध्याय 6, गुरुत्वाकर्षण का विस्तार और ग्रहों की कक्षाएं, आइजैक न्यूटन की आवाज में। इस अध्याय में मैं दिखाऊंगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम ग्रहों की कक्षाओं को कैसे निर्धारित करते हैं। अब तक हमने देखा कि गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं पर समान रूप से लागू होते हैं। अब हम इन नियमों को ग्रहों और उपग्रहों की वास्तविक गति में लागू करेंगे। जब एक ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो वह केवल अपने जड़त्व और सूर्य की ओर लगने वाले बल के कारण अपनी कक्षा में रहता है। यदि यह बल न होता, तो ग्रह सीधे रेखा में आगे बढ़ता। यदि जड़त्व न होता, तो वह सूर्य की ओर सीधे गिर जाता। यही संतुलन ग्रह की कक्षा को स्थिर बनाता है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति दूरी पर निर्भर करती है। जितनी अधिक दूरी, उतना कम प्रभाव, जितनी कम दूरी, उतना अधिक। यही कारण है कि ग्रह अपनी निश्चित कक्षाओं में रहते हैं और अचानक दिशा नहीं बदलते। यही गणितीय रूप में स्पष्ट किया गया है। सभी ग्रहों और उनके उपग्रहों के बीच यही नियम लागू होता है। पृथ्वी और चंद्रमा का संबंध, मंगल और उसका उपग्रह का संबंध और सूर्य और ग्रहों का संबंध सब एक ही नियम के अंतर्गत आते हैं। यही सार्वत्रिकता विज्ञान की ताकत है। इस अध्याय में यह भी दिखाया गया है कि गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण ही नहीं है, यह एक ऐसा नियम है जो गति के नियमों के साथ मिलकर पूरे ब्रह्मांड में स्थिरता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करता है। ग्रहों की गति, उपग्रहों की स्थिति और किसी भी द्रव्यमान वाली वस्तु का व्यवहार
सब गणना और अवलोकन के अनुसार स्पष्ट हो जाता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इन नियमों का प्रयोग करके न केवल ग्रहों की कक्षाएं बल्कि उनके परस्पर प्रभाव और जटिल गति की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। अब मैं यह स्पष्ट करता हूं कि कक्षा का आकार केवल संयोग नहीं है। यह आकार गति और बल के संतुलन से उत्पन्न होता है। कभी यह कक्षा वृत्ताकार होती है, कभी दीर्घवृत्त के रूप में प्रकट होती है। यह अंतर ग्रह की गति और दूरी पर निर्भर करता है। यदि किसी ग्रह की गति अधिक हो तो वह सूर्य से दूर रहने का प्रयास करता है। यदि गति कम हो तो वह सूर्य की ओर अधिक झुकता है। इन दोनों प्रवृत्तियों का संतुलन कक्षा की वास्तविक आकृति को जन्म देता है। यही वह बिंदु है जहां गणित प्रकृति की भाषा बन जाता है। मैंने यह भी दिखाया है कि कक्षा में गति समान नहीं रहती। ग्रह कभी तेज चलता है, कभी धीमा। जब वह सूर्य के निकट होता है तो उसकी गति अधिक होती है। जब वह दूर होता है तो गति कम हो जाती है। यह परिवर्तन पूरी तरह गुरुत्वाकर्षण के नियम से नियंत्रित होता है। यह नियम हमें यह समझने देता है कि ब्रह्मांड अव्यवस्थित नहीं है। यह किसी आकस्मिक शक्ति के अधीन नहीं चलता। हर गति, हर कक्षा और हर परिवर्तन एक निश्चित नियम का पालन करता है। यही कारण है कि हम आकाशीय घटनाओं की गणना कर सकते हैं। जब हम इन नियमों को समझते हैं तो आकाश केवल रहस्य नहीं रह जाता, वह एक ऐसा तंत्र बन जाता है जिसे समझा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है और जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। यही विज्ञान का उद्देश्य है। इस प्रकार ग्रहों की कक्षाएं केवल दृश्य सुंदरता नहीं है, वे गति और गुरुत्व के नियमों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन कक्षाओं में प्रकृति अपने नियमों को पूर्ण स्पष्टता के साथ प्रकट करती है। प्रिंसिपिया, अध्याय 7, धूमकेतु और उनके व्यवहार। अब मैं धूमकेतुओं की गति और उनके व्यवहार की चर्चा करता हूं। धूमकेतु आकाश में असामान्य पिंड प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके पीछे भी वही नियम कार्य करते हैं जो ग्रहों और पृथ्वी पर वस्तुओं पर लागू होते हैं। उनका मार्ग और गति भी जड़त्व और गुरुत्वाकर्षण के नियमों से नियंत्रित होते हैं। जब मैंने धूमकेतुओं की गति का अध्ययन किया तो यह स्पष्ट हुआ कि वे सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। उनके मार्ग में परिवर्तन केवल गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य के साथ साथ अन्य ग्रहों के प्रभाव से होता है। जितनी दूरी सूर्य से अधिक, उतना धीमा उनका वेग, जितनी दूरी कम, उतना तेज। यही गणितीय सिद्धांत उन्हें भविष्यवाणी योग्य बनाता है। धूमकेतु और ग्रहों की गति में एक महत्वपूर्ण अंतर है। ग्रह स्थायी कक्षाओं में लंबे समय तक बने रहते हैं, जबकि धूमकेतु अक्सर लंबी और परिवर्तनीय कक्षाओं में घूमते हैं। फिर भी उनका व्यवहार पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अधीन है। कोई अनियमित या रहस्यमय शक्ति इसमें शामिल नहीं है। धूमकेतुओं की कक्षाएं यह दिखाती है कि प्रकृति किसी विशेष प्रकार की गति को प्राथमिकता नहीं देती। चाहे गति नियमित हो या अत्यधिक लंबी और विस्तृत, नियम वही रहते हैं। यह तथ्य इस विचार को समाप्त करता है कि आकाश में कुछ घटनाएं नियमों से बाहर होती है। इसके अलावा ग्रहों और अन्य द्रव्यमान के प्रभाव से धूमकेतु की दिशा और वेग में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन अचानक नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे समय के साथ जमा होते हैं। इन्हें सही ढंग से समझने और गणना करने के लिए जटिल गणितीय विधियों का उपयोग करना आवश्यक है। जब इन सभी प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है, तब यह संभव होता है कि किसी धूमकेतु की वापसी का समय पहले से निर्धारित किया जा सके। यह भविष्यवाणी केवल अनुमान नहीं होती, बल्कि गणना और प्रमाण पर आधारित होती है। यही विज्ञान और कल्पना के बीच का मूल अंतर है। धूमकेतुओं का अध्ययन यह भी दिखाता है
कि गुरुत्वाकर्षण केवल स्थिरता ही नहीं देता, बल्कि परिवर्तन का कारण भी बनता है। एक ही नियम स्थायी ग्रहों को स्थिर कक्षाओं में रखता है और धूमकेतुओं को अत्यंत विस्तृत मार्गों पर भेजता है। यह विविधता नियमों की कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी व्यापकता का प्रमाण है। इस अध्याय का महत्व यह है कि धूमकेतु के व्यवहार को देखकर यह सिद्ध होता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण केवल ग्रहों तक सीमित नहीं है। यह पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से लागू होता है, चाहे पिंड नियमित हो या असामान्य। यही नियम हमें आकाशीय पिंडों की स्थिरता, उनके परिवर्तन और उनकी भविष्यवाणी करने की शक्ति देता है। इस प्रकार धूमकेतु प्रकृति में किसी अपवाद का उदाहरण नहीं है। वे उसी नियम का विस्तार है जिसे हम पृथ्वी और ग्रहों पर देखते हैं। उनकी गति यह याद दिलाती है कि प्रकृति सरल नियमों से जटिल संरचनाएं बनाती है। अगले अध्याय में हम ज्वार भाटा, टाइड्स और उनके गुरुत्वाकर्षण से संबंध को समझेंगे और देखेंगे कि यही सार्वत्रिक नियम पृथ्वी पर कैसे प्रत्यक्ष और अनुभव योग्य रूप में दिखाई देता है। प्रिंचिपिया, अध्याय 8, ज्वार भाटा और गुरुत्वाकर्षण। अब हम देखेंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर कैसे दिखाई देता है। इसका सबसे स्पष्ट और अनुभव योग्य उदाहरण है ज्वार भाटा। पृथ्वी पर समुद्र का पानी लगातार ऊपर नीचे होता है और यह परिवर्तन किसी रहस्यमय शक्ति से नहीं, बल्कि केवल सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो वह पृथ्वी के द्रव्यमान के साथ साथ उस पर मौजूद समुद्र के पानी पर भी अपना आकर्षण लगाता है। पानी, जिसे ठोस भूमि की तुलना में अधिक आसानी से खींचा जा सकता है, चंद्रमा की दिशा में उभरने लगता है। यही उभार समुद्र में उच्च ज्वार के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा का आकर्षण सबसे अधिक होता है, वहां समुद्र का जल स्तर ऊपर उठता है। उसी समय पृथ्वी के विपरीत भाग में भी एक उच्च ज्वार बनता है, क्योंकि पृथ्वी और पानी की गति में अंतर उत्पन्न होता है। इस प्रकार पृथ्वी पर एक ही समय में दो स्थानों पर उच्च ज्वार दिखाई देता है। सूर्य भी पृथ्वी और उसके जल पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। यद्यपि सूर्य का द्रव्यमान अत्यंत विशाल है, फिर भी उसकी अधिक दूरी के कारण उसका ज्वार पर प्रभाव चंद्रमा की तुलना में थोड़ा कम होता है। फिर भी यह प्रभाव नगण्य नहीं है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही सीध में होते हैं, तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इस स्थिति में ज्वार का स्तर सामान्य से कहीं अधिक हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो उनका प्रभाव आंशिक रूप से कम हो जाता है और ज्वार अपेक्षाकृत कमजोर होता है। ज्वार और भाटा यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम केवल आकाशीय पिंडों तक सीमित नहीं है, वे पृथ्वी पर भी उसी सटीकता के साथ कार्य करते हैं। समुद्र का जल किसी भावना या संयोग से नहीं, बल्कि बल और गणना के नियमों के अनुसार अपना व्यवहार करता है। यहां अनुभव और गणित एक साथ कार्य करते हैं। हम समुद्र में ज्वार को देख सकते हैं और साथ ही उसका समय और ऊंचाई पहले से गणना कर सकते हैं। यही विज्ञान की वास्तविक शक्ति है। देखना भी और पहले से जानना भी। ज्वार भाटा यह भी सिद्ध करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण केवल स्थिर और कठोर वस्तुओं पर ही नहीं, बल्कि द्रव्यमान वाली किसी भी वस्तु पर कार्य करता है। चाहे वह ठोस भूमि हो या बहता हुआ जल, नियम समान रहते हैं। इस अध्याय का महत्व यही है कि यह हमें दिखाता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण केवल सैद्धांतिक कल्पना नहीं है। उसका प्रभाव प्रतिदिन पृथ्वी पर देखा और अनुभव किया जा सकता है। समुद्र की लहरों से लेकर ग्रहों की कक्षाओं तक सभी घटनाएं एक ही नियम के अधीन है। इस प्रकार
ज्वार भाटा पृथ्वी और आकाश के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। वे यह प्रमाण देते हैं कि प्रकृति अलग अलग नियमों से नहीं बल्कि एक ही गणितीय व्यवस्था से चलती है। अगले अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण के और भी जटिल प्रभावों का अध्ययन करेंगे, जैसे ग्रहों की कक्षाओं में सूक्ष्म परिवर्तन और लंबे समय तक उनकी स्थिरता कैसे बनी रहती है। प्रिंसिपिया अध्याय 9 कक्षाओं में छोटे परिवर्तन। अब हम गति और गुरुत्वाकर्षण के एक और महत्वपूर्ण परिणाम को समझते हैं। अब तक हमने ग्रहों की कक्षाओं को स्थिर रूप में देखा, लेकिन वास्तविकता में कोई भी कक्षा पूरी तरह अपरिवर्तित नहीं रहती। समय के साथ उनमें छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन लंबे समय में इनका प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। ये परिवर्तन किसी रहस्यमय कारण से नहीं होते। इनका कारण वही गुरुत्वाकर्षण बल है जो हर ग्रह और पिंड एक दूसरे पर लगाते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह अकेला नहीं है। हर ग्रह, हर उपग्रह और हर द्रव्यमान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे को प्रभावित करता है। जब एक ग्रह दूसरे ग्रह के पास से गुजरता है तो वह उसकी गति और दिशा पर थोड़ा प्रभाव डालता है। यह प्रभाव बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय के साथ ये छोटे प्रभाव जुड़ते जाते हैं और कक्षा में हल्का सा बदलाव पैदा करते हैं। यही बदलाव गणित के माध्यम से समझे जा सकते हैं। इन परिवर्तनों का अध्ययन यह साबित करता है कि ब्रह्मांड अव्यवस्थित नहीं है। हर परिवर्तन के पीछे स्पष्ट कारण होता है। कोई भी ग्रह अपनी कक्षा से बिना कारण नहीं हटता। जो भी परिवर्तन होता है वह किसी न किसी बल का परिणाम होता है, जिसे गति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों से समझा जा सकता है। यदि हम सभी बलों को सही ढंग से जान लें और उनकी गणना ठीक से कर सके, तो हम बहुत लंबे समय तक ग्रहों की स्थिति की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यही कारण है कि आकाशीय गणनाएं केवल अनुमान नहीं है, बल्कि ठोस नियमों पर आधारित होती हैं। यह अध्याय यह भी बताता है कि प्रकृति में स्थिरता और परिवर्तन साथ साथ चलते हैं। ग्रह अपनी कक्षाओं में बने रहते हैं, लेकिन पूरी तरह स्थिर नहीं होते। उनमें होने वाले छोटे परिवर्तन ही यह सुनिश्चित करते हैं कि पूरी प्रणाली संतुलित बनी रहे। यदि ग्रहों की कक्षाएं बिल्कुल अपरिवर्तित होती तो प्रकृति कठोर और जड़ होती, और यदि परिवर्तन अनियंत्रित होते तो ब्रह्मांड अस्थिर हो जाता। लेकिन गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। इन गणनाओं से यह स्पष्ट होता है कि गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण केवल वर्तमान को नहीं समझाते, बल्कि भविष्य को भी अनुमान योग्य बनाते हैं। यही विज्ञान की वास्तविक शक्ति है। प्रकृति के व्यवहार को समझना और उसके आगे के परिणामों को पहले से जान पाना। इस प्रकार कक्षाओं में होने वाले ये छोटे परिवर्तन हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड नियमों के अधीन है। कोई भी गति, कोई भी परिवर्तन बिना कारण के नहीं होता। यही समझ प्राकृतिक दर्शन को ठोस आधार प्रदान करती है। अगले और अंतिम अध्याय में मैं इन सभी नियमों का समापन करूंगा और यह स्पष्ट करूंगा कि प्रिंसिपिया ने प्राकृतिक दर्शन और विज्ञान को किस प्रकार एक मजबूत और स्थायी आधार दिया है। प्रिंसिपिया अध्याय 10 प्राकृतिक नियमों का निष्कर्ष और विज्ञान की दिशा। अब मैं इस ग्रंथ का निष्कर्ष प्रस्तुत करता हूं। प्रिंसिपिया का उद्देश्य प्रकृति के नियमों को स्पष्ट करना था, न कि अनुमान या कल्पनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना। गति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं और आकाश में होने वाली घटनाएं एक ही नियम के अधीन है। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे विज्ञान और प्राकृतिक दर्शन का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रकृति किसी अनुमान या संयोग पर नहीं चलती।
हर गति, हर परिवर्तन, हर संतुलन एक निश्चित कारण के अनुसार होता है। जब हम इन कारणों को पहचानते हैं और उन्हें गणित के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तब हम प्रकृति को समझने के वास्तविक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यह मार्ग केवल अवलोकन और अनुमान का नहीं, बल्कि तर्क और गणना का है। प्रिंसिपिया यही दर्शाती है। प्रिंसिपिया यह सिद्ध करती है कि विज्ञान केवल यह बताने का माध्यम नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि यह समझाने का माध्यम भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही कारण है कि गति के नियम और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण प्राकृतिक दर्शन की नींव बनते हैं। उनके बिना न केवल ग्रहों की गति की गणना असंभव है, बल्कि पृथ्वी पर होने वाली भौतिक घटनाएं भी समझ से बाहर हो जाती हैं। इस ग्रंथ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक नियम सार्वत्रिक होते हैं। वे किसी एक स्थान, किसी विशेष वस्तु या किसी निश्चित समय तक सीमित नहीं रहते। जो नियम पृथ्वी पर लागू होते हैं, वही नियम आकाशीय पिंडों पर भी समान रूप से कार्य करते हैं। यही सार्वभौमिकता विज्ञान को एक स्थायी और तार्किक आधार प्रदान करती है। यही आधार यह सुनिश्चित करता है कि विज्ञान केवल स्थानीय या सीमित घटनाओं के लिए नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को समझने का एक तरीका है। प्रिंसिपिया का महत्व केवल इसके निष्कर्षों में नहीं है, बल्कि इसके तरीके में भी है। अवलोकन, प्रयोग और गणित, इन तीनों का संयोजन ही इस ग्रंथ की शक्ति है। बिना गणितीय प्रमाण के, बिना सटीक अवलोकन के और बिना प्रयोगों की पुष्टि के कोई भी निष्कर्ष पूर्ण नहीं माना जा सकता। यही विधि आने वाली पीढ़ियों के लिए विज्ञान की दिशा तय करेगी। यह भी समझना आवश्यक है कि यह ज्ञान अंतिम नहीं है। प्रकृति का अध्ययन निरंतर चलता रहेगा। आने वाली पीढ़ियां इन नियमों को और विस्तार से समझेंगी, उन्हें सुधारेंगी और नए निष्कर्ष निकालेंगी। लेकिन गति और गुरुत्वाकर्षण के ये मूल नियम हमेशा उस मार्ग की आधारशिला बने रहेंगे। यही नियम विज्ञान को समय और अनुभव की कसौटी पर खड़ा करते हैं। प्रिंसिपिया यह भी दिखाती है कि विज्ञान केवल घटनाओं का विवरण देने के लिए नहीं है। यह सोचने और समझने का तरीका है। यह हमें मार्ग दिखाता है कि कैसे हम अंधविश्वास और गलत धारणाओं से बाहर निकल सकते हैं और वास्तविकता तक पहुंच सकते हैं। यही तरीका मानव बुद्धि को शक्ति देता है और विज्ञान को प्रमाण और तर्क पर आधारित बनाता है। इसके अतिरिक्त प्रिंसिपिया यह स्पष्ट करती है कि प्राकृतिक नियम समय और स्थान से स्वतंत्र है। चाहे वह आज की पृथ्वी हो या अरबों वर्ष पहले का ब्रह्मांड, गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम समान रूप से लागू होते हैं। यही स्थायित्व हमें आकाशीय पिंडों की सटीक भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है। यही नियम ग्रहों की कक्षाओं, धूमकेतुओं की गति और ज्वार भाटे जैसी घटनाओं को समझने का आधार बनते हैं। प्रिंसिपिया का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उसने प्राकृतिक नियमों को केवल सिद्धांत या अनुमान नहीं रहने दिया, उसने उन्हें गणित के रूप में प्रस्तुत किया। यह गणितीय रूप किसी भी व्यक्ति को यह दर्शाने में सक्षम है कि प्राकृतिक घटनाएं कैसे और क्यों होती हैं। इसी कारण से प्रिंसिपिया न केवल विज्ञान का ग्रंथ है, बल्कि यह मानव बुद्धि और समझ की सीमा को विस्तार देने वाला मार्ग भी है। इस प्रकार प्रिंसिपिया केवल एक पुस्तक नहीं है, यह सोचने का एक ढांचा है जिससे हम प्रकृति को उसके वास्तविक नियमों के अनुसार समझ सकते हैं। यही ढांचा विज्ञान को अंधविश्वास और अनुमान से अलग करता है और उसे तर्क और प्रमाण पर आधारित बनाता है। यही समझ विज्ञान की वास्तविक शक्ति है। प्रकृति के व्यवहार को नियमों में बदलना और मानव बुद्धि को उन नियमों को पहचानने और समझने की क्षमता देना, यही इस ग्रंथ का अंतिम निष्कर्ष है। प्रकृति नियमों से संचालित है और मानव बुद्धि उन नियमों को समझने में सक्षम है। यह समझ न केवल विज्ञान को मजबूत बनाती है, बल्कि हमारे सोचने और अनुभव करने के तरीके को भी स्थायी आधार प्रदान करती है। यही प्रिंसिपिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
और यही कारण है कि यह ग्रंथ आज भी विज्ञान की नींव में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।